सो रीजनिंग और करंट अफेयर्स के सेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीडीपी और टीचिंग मेथडोलॉजी। यहाँ पे हम कुछ सवाल करेंगे जो से होगा, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन AWS के क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, PRT के सेक्शन में, और जो कॉमन पेपर है सभी का उसमें रहता है 20 मार्क्स का। तो आइए फटाफट से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे, और ये कई सारे इसमें आपको शायद प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करने का, वो है यहाँ पर डेवलपमेंटल मेथड। तो आंसर होगा हमारे यहाँ पर सी, डेवलपमेंटल मेथड है, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा और जो अडल्ट है वो सीखता है किससे? फैमिली से, स्कूल से, पीयर से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। तो बच्चा सोशलाइजेशन में अपने फैमिली से भी सीखता है, अपने स्कूल के में भी टीचर से और दोस्तों से सीखता है, अपने पीर ग्रुप्स में भी सीखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेफाइलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो हमें पता है जो डेवलपमेंट होता है हेड टू फुट, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफाइकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है हेड से टो की तरफ जो डेवलपमेंट, यानी सिर से पाँव की तरफ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू। तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के इन ह्यूमन बींग्स के, वो रिलेटेड हैं किससे? तो डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो डिफरेंसेस है वो किससे रिलेट करता है? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों फैक्टर होते हैं एक बच्चे में या फिर एक इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्म PSRN जो है डेवलपमेंट में, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर PSRN का मतलब होता है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। तो याद रखिएगा, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी के लिए इस्तेमाल होता है जो टर्म PSRN। वाइगॉत्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो वाइगॉत्स्की ने प्रपोज किया था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो उन्होंने बताया था कि ये प्रोडक्ट होता है सोशल इंटरेक्शन का। तो ऑप्शन बी, द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसीज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो गार्डनर ने जो फॉर्मुलेट किया था 7 इंटेलिजेंसी का जो लिस्ट है, उसमें से क्या इसमें से नहीं है? तो स्पेशियल इंटेलिजेंस उन्होंने किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी उसने रखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस को उन्होंने नहीं रखा था, उन्होंने इंटरपर्सनल को रखा था और लिंग्विस्टिक भी रखा था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमारा नहीं था, तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, या फिर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंस इन चारों को ही बोलते हैं, यानी कि इन तीनों को बोलते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? एडजस्ट करने की एबिलिटी भी है, या फिर लर्न करने की एबिलिटी को भी इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसकी एबिलिटी भी इंटेलिजेंस कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। A child can think logically about objects and events. This is the characteristic given by Piaget of stage. तो पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है उन्होंने दिया है कि एक बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के बारे में। पियाजे के जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ये बच्चा आकर इस तरह का बिहेवियर करता है। Which of the following does not belong to the categories of coping strategy that women commonly engaged in?
इसमें से कौन सा जो कैटेगरी है वो बिलोंग नहीं करता कोपिंग स्ट्रेटजी की जो वुमन होती है कॉमनली एंगेज्ड इन? पहला है एक्सेप्टेंस, रेसिस्टेंस, रिवॉल्यूशन या फिर एडेप्टेशन। तो वुमेन्स को जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा। बाकी एक्सेप्टेंस, रेसिस्टेंस और एडेप्टेशन जो है वो कॉमनली माना जाता है, बट यहाँ पर रिवॉल्यूशन को ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन्स है इस कैटेगरी के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो टीचर का क्या रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करने में? बच्चे जो क्लास में जो आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये टीचिंग मेथडोलॉजी का सवाल है। क्या होता है उससे? ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर क्लास में अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से बच्चे हैं जिनकी भाषाई जो क्षमता है वो अलग है, उनका परिवार अलग है और अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में टीचर को जो क्लास जो होता है उसे बहुत एनरिच हो जाता है, क्योंकि उन्हें मौका मिलता है टीचर को उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को जानने का और एडजस्ट क्योंकि जो करिकुलम है हमारा उसके साथ एडजस्ट करने में एज द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। So if a child has mental age of 5 years and chronical age of 4 years, then what will be the IQ of child? तो IQ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा IQ निकालने का। तो आप इसका IQ आप निकाल सकते हैं कि अगर किसी की मेंटल एज दे रखी है और क्रॉनिकल एज दे रखी है तो फिर उसका IQ कितना होगा, तो आप निकाल लोगे तो 125 आ जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो कमेंट लिख करके नीचे लिखना। Question number 13. Which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? तो इसमें से कौन सा टूल जो है नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के स्कॉलेस्टिक डोमेन के अंदर का? तो कॉन्वर्सेशन स्किल या फिर MCQs, प्रोजेक्ट्स या फिर ओरल क्वेश्चंस। तो जितने भी हैं या तो कॉन्वर्सेशन स्किल है या फिर MCQs है और ओरल क्वेश्चन से, ये सारे उसके डोमेन है, बट प्रोजेक्ट्स जो होता है वो जो होता है स्कॉलेस्टिक डोमेन में नहीं आता, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बच्चा बाहर जाके करता है तो वो को स्कॉलेस्टिक डोमेन के अंदर आता है। A few students in your class are exceptionally bright. You will teach them. अब आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं या फिर इंटेलिजेंट है, जो भी है, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे? क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हो, तो ये एक टीचर के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। तो आप कैसे पढ़ाओगे? अलॉन्ग विद द क्लास के साथ, या फिर अलॉन्ग विद हायर क्लासेस, या फिर बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स और ओनली व्हेन दे वांट। तो क्या करेंगे? ऐसे में टीचर को चाहिए कि एनरिच प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को सिखाएं। द मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेजर पर्पस क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है इसलिए कि ये जो इससे एकेडमिक डिफ़िकल्टी जो है उसका पता लगाया जा सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अगर नहीं सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द काउजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन जो है ना किससे रिलेटेड होता है? एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड। तो आपको पता है कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड होते हैं उन्हें डिसेबल्ड को ही स्पेशल चाइल्ड भी कहा जाता है और स्पेशल एजुकेशन भी उन्हीं से रिलेटेड है। इन CCE फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू। CCE यानी कि CCE के अंदर जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है ये टोटल किस तरह से होता है? तो जो फॉर्मेटिव होता है वो 40% होता है और जो समेटिव होता है वो 60% होता है। तो CCE के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट को वेटेज दिया गया 40% का और समेटिव को 60% का।
क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रोबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ द। तो फ्रोबल जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, उन्होंने डेवलपमेंट किया था किसका? किंडरगार्टन का। जो किंडरगार्टन जो है उसका डेवलपमेंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रोबल की तरफ से एजुकेशन की फील्ड में। विच आर्टिकल enjoins that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish the administer education institutions of their choice। कौन सा आर्टिकल्स है जो इंजॉइन करता है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज जो है उसके सब राइट्स, या फिर स्टेब्लिश करता है, एडमिनिस्टर करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनकी चॉइस से? तो ये है हमारा आर्टिकल 31। So if a child writes 16 as 61 and gets confused between band D, this is case of, अगर एक बच्चा है जो 16 को 61 लिख देता है तो, और वो कंफ्यूज है कि जो डी है वो उसको किस तरफ से लिखा जाएगा, इस तरफ से या इस तरफ से, तो ये कौन सा केस है? यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट का केस नहीं है, ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है। एज अ टीचर व्हाट टेक्निक्स यू वुड फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो एक टीचर के तौर पर आपकी टेक्निक क्या होगी, आप क्या फॉलो करोगे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए? बाय सेटिंग इंडक्शन, use of blackboard, by illustration, by active participation of students। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें से सब कुछ करना है। सेटिंग ऑफ इंडक्शन भी ज़रूरत है, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी ज़रूरत है, और इल्सुरेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है ही। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर दैट अफेक्ट्स द लर्निंग। इसमें से क्या फैक्टर हैं जो रिलेटेड है लर्नर के, दैट इफेक्ट्स द, जो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करती है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें, अगर बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, या फिर बच्चा जो है उसकी जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है और अचीवमेंट है, या फिर मोटिवेशन है, वो नहीं है बच्चे में, तो भी बच्चा नहीं सीखेगा। या फिर वो उसकी विल पावर नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है सीखने की, तो भी बच्चा नहीं सीखेगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब। क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एक्टिविटी प्लान किया जा सकता है किसके लिए? ओनली दोज चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल। तो जो बच्चे ग्रेड लेवल पे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो? क्रिएटिव राइटिंग को एक एक्टिविटी की तरह प्लान कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो इमोशंस एंड सेंटिमेंट, कल्चर एंड ट्रेनिंग, एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर गोल एंड मोटिव्स। कौन सा इसमें से एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंटरेस्ट एक बच्चे का क्लासरूम में? तो इमोशन सेंटिमेंट तो वो इंटरनल फैक्टर है, कल्चर और ट्रेनिंग ये भी नहीं है, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट भी इंटरनल होता है, तो गोल्स और मोटिव ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एक बच्चे के इंटरेस्ट के फैक्टर हैं इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 26, an intelligent student is not doing well in studies, what is the best course of action for the teacher। एक बच्चा है जो इंटेलिजेंट है लेकिन अपनी स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक टीचर का अपने कोर्स में अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में एक टीचर का क्या एक्शन होना चाहिए? वेट टिल ही परफॉर्म्स बेटर और फाइंड आउट रीज़न फॉर हिज अंडर अचीवमेंट। तो सबसे बेहतर रीज़न है कि वो उसको जानने की कोशिश करना कि जो उसकी अचीवमेंट नहीं हो पा रही है वो क्यों नहीं हो पा रही, उसके पीछे की जो रीज़न है वो जानना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ।
जो आइडेंटिकल एलिमेंट है वो एसोसिएटेड किससे है, तो वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज पावलोव। इट इज़ सेड दैट टीचर शुड बी रिसोर्सफुल। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, टीचर को रिसोर्सफुल होना चाहिए। तो टीचर के पास अगर सारे रिसोर्सेज हैं तो वो बच्चे को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। तो ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज सो दैट ही मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर टीचर के पास पर्याप्त नॉलेज है तो वो योग्य हो जाता है अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स। तो इसमें प्राइमरी मोटिव्स क्या है, तो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जो है वो प्राइमरी मोटिव्स के अंदर आते हैं। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, एक क्रिएटिव लर्नर कौन होता है, जो बहुत टैलेंटेड है ड्राइंग और पेंटिंग में, या फिर वो हाईली इंटेलिजेंट है, या फिर कैपेबल है स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, या फिर गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चा जो है अगर लेटरल थिंकिंग कर पा रहा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है तो वो क्या है, तो ऐसे में वो उसको आप क्या कह सकते हो, वो इज द, ये हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, यही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। तो इंडिविजुअल लर्नर जो होता है वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होता है, तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट में वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, अब हर एक लर्नर जो होता है, ये हर एक बच्चा यूनिक है। इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि दो लर्नर जो होते हैं वो एक समान नहीं होते उनके एबिलिटीज़ में, उनके इंटरेस्ट में, उनके टैलेंट में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है वो इम्फेसाइज करती है कि रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो कॉन्सेप्ट जो होती है, डेवलपमेंट होती है प्राइमरली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के तहत। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी कंसीडर की जाती है किस तरह से, एक स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर की तौर पर। और द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। तो ड्यूरिंग द एडोलेसेंस सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इंटेंस सोशलाइजेशन होता है एक बच्चे का। हेल्पिंग लर्नर्स recapitulate or recall what they have already learned in is important because, तो बच्चे को ये लर्नर को ये हेल्प करना कि वो रिकैपिटुलेट करे या फिर रिकॉल करे जो उन्होंने सीखा हुआ है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि जब वो रिलेट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को पीरियर नॉलेज से, तो ऐसे में उनकी लर्निंग इन्हेंस होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ से लेके 2 साल तक का एज, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो बच्चा ऐसे में सबसे अच्छे तरीके से क्या सीखता है, कि किस तरह से सीखता है, तो बाय यूजिंग द सेंसेस। ये जो है उन्होंने नाम भी दिया था सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि बच्चा इस समय अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है टोटली डिपेंड्स करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हो ये एसोसिएटेड है किससे, ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से एसोसिएटेड, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से एसोसिएटेड। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आज करने वाले हैं अपने 4th सेक्शन के अंदर हमने इंग्लिश पेडागोजी करने वाले हैं। मिलती हूँ इंग्लिश पेडागोजी के सेक्शन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।